बढ़ता हुआ डिजिटल प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको बता दें। उत्तर प्रदेश की कानपुर विधायक के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है कि कानपुर में कथित बीजेपी नेता ने महिला विधायक नसीम सोलंकी के साथ एक अभद्रता की है, उनको ऑडियो कॉल करके उनको धमकी दी है और तमाम ऐसी चीजें उस ऑडियो में कही है, जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी है। न सिर्फ ऑडियो कॉल में नसीम सोलंकी को धमकी देते हुए, बल्कि जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हैं, उनको भी कई अशोभनीय शब्द बोले, अभद्र टिप्पणी की है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो रोष व्यक्त कर रहे थे और उन्होंने जमकर हंगामा किया। जिसके बाद आज सुबह जो धीरज चड्ढा है, जो बीजेपी के कथित नेता है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कानपुर से जो है नसीम सोलंकी जो विधायक है, उनके साथ अभद्रता की है बीजेपी कथित नेता धीरज चड्ढा ने। ये पहला मौका नहीं है जब इस व्यक्ति ने कानपुर के विधायक नसीम सोलंकी के साथ बदतमीजी और अभद्रता की है। इससे पहले भी कई बार वो कानपुर के विधायक नसीम सोलंकी के साथ अभद्रता कर चुका है। उसने जो कल कॉल किया था, उसमें अलाव को लेकर के उसने नसीम सोलंकी से शिकायत करना चाहा था और इस दौरान जो बातचीत हुई तो उसमें थोड़ा गहमा गहमी हुई, जिसके बाद ये जो व्यक्ति है धीरज चड्ढा, इसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कई ऐसे बातें कही जो अशोभनीय भी है और अमर्यादित भी है, क्योंकि एक महिला विधायक है नसीम सोलंकी, उनके साथ इस तरीके का जो व्यवहार कथित बीजेपी नेता द्वारा किया गया है, उससे कहीं ना कहीं महिलाओं में रोष है, समाजवादी पार्टी में भी रोष है। कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक है नसीम सोलंकी, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नसीम सोलंकी को जिस व्यक्ति ने धमकाया था और अभद्र टिप्पणी की थी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है कानपुर में। आपको बता दें कि जो कानपुर की जो विधायक है सीसा मऊ से, हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था और नसीम सोलंकी वहां से जीत करके आई थी। इरफान सोलंकी की पत्नी है। कई बार ऐसी बातें हुई हैं और इस व्यक्ति ने कई बार उनको फोन किया था। कल भी जब उसने फोन किया तो बात बिगड़ती चली गई। अलाव को लेकर के फोन किया था कि आप हिंदुओं के मोहल्ले में अलाव नहीं जला रही हैं, मुस्लिमों के इलाकों में अलाव जला रही है, जिसको लेकर के महिला विधायक ने कहा कि आप बताइए कहाँ भेजना है और कहाँ पे अलाव जलवाना है। तो उसने बोला कि क्या अपने घर में आप जला रही हैं। इसको इसको लेकर के जो महिला विधायक है, उन्होंने भी कुछ कहा था, जिसके बाद अब मुकदमा दर्ज करके जो आरोपी व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार कर लिया कानपुर पुलिस ने। बहुत हो हल्ला हुआ, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, और उन्होंने बहुत गहमा गहमी देखने को मिली, जिसके बाद आज जो कानपुर पुलिस ने इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रयागराज पहुंचे और कुंभ को लेकर के क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। जिस समय अपने लोग हैं और स्वस्थ हैं, उस समय ये कुंभ पर्व हो रहा है। इसलिए अपने सौभाग्य का स्मरण करते हुए आज कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और आने वाले 1 मास वहाँ रह करके जब तक करेंगे ताकि लोक का कल्याण हो। विशेष करके हम हिंदुओं के माथे पर जो गौ हत्या का कलंक लगा हुआ है, उसको मिटाने के लिए गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ और दूसरे आयोजन। सीएम योगी ने आज कुंभ वाड़ी का आज शुभारंभ किया है। आकाशवाणी का ये एफएम चैनल है कुंभ वाड़ी, जिसका शुभारंभ सीएम योगी ने प्रयागराज में किया। उन्होंने कहा है कि जहां तक रीच नहीं हो पाती है, जहां तक कनेक्शन नहीं पहुंच पाता है, वहां कुंभ वाड़ी के माध्यम से प्रयागराज कुंभ की बातें सुनी जा सकती हैं और कुंभ के बारे में जान सकता है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं सीधे प्रयागराज से, जहां पर आज आकाशवाणी के कुंभ वाड़ी का जो आज शुभारंभ किया सीएम योगी ने। मुख्यमंत्री महोदय बटन दब रहा है मित्रों। ये तस्वीरें आपने देखी, आकाशवाणी का जो चैनल है कुंभवाड़ी, उसको लेकर आज वहां पे उसका शुभारंभ किया। इससे दूर दराज के इलाकों में जहां कनेक्शन नहीं हो पाता है, वहां पर भी इस महाकुंभ के बारे में लोगों को जानकारी मिल सकेगी और लोग इससे जुड़ सकेंगे। आपको बता दें, लखनऊ की 60 वर्षीय महिला के HMPV वायरस को लेकर के एक प्राइवेट लैब में जांच की गई थी, जिसकी पुष्टि हुई थी। लेकिन बलरामपुर के जो निदेशक है, उन्होंने कहा था कि हम पहले इसका टेस्ट कराएंगे, उसके बाद इस पर कुछ बोलेंगे। और अब उन्होंने इस पर अपनी टिप्पणी दी है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये पूरी की पूरी जो
बात ही ये अफवाह है और उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि एचएमपीवी वायरस नहीं है। आपको सुनाते हैं उनकी बाइट, जो बलरामपुर के निदेशक हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं एचएमपीवी वायरस को लेकर के, अब सुनिए। महिला मरीज आई है जिसमें एचएमपीवी का वायरस होने की बात कही जा रही है, इसको आइसोलेट किया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है सर? बलरामपुर हॉस्पिटल में एचएमपीवी पॉजिटिव केस की जो बात कही जा रही है वो एकदम गलत है। अभी इसमें कोई बल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो पेशेंट है ये पेशेंट डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, थायराइड की पुरानी मरीज है और 15-20 साल पहले ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की पेशेंट है। ये सब आपने सुना, ये बलरामपुर के निदेशक हैं जो साफ तौर से बता रहे थे कि एचएमपीवी वायरस को लेकर के जो बातें कही जा रही है वो पूर्णतः गलत है। प्राइवेट लैब में जांच की गई थी और एचएमपीवी वायरस की पुष्टि की गई थी। 60 वर्षीय महिला है जिनको 6 जनवरी से बुखार और खांसी की शिकायत हो रही थी, जिसके बाद उनका टेस्ट किया गया। टेस्ट में एचएमपीवी वायरस, क्योंकि प्राइवेट लैब में टेस्ट किया गया था तो उसमें वहां पर एचएमपीवी वायरस की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था और तुरंत इसको लेकर के जो स्वास्थ्य महकमा है वो एक्टिव नजर आया। उसने अपनी जांच कराई, उसने कहा कि हम इस सैंपल की जांच को जब तक अपने यहाँ नहीं करा लेंगे तब तक इसको मानेंगे नहीं। अब जांच करा ली है और उसके बाद जो बलरामपुर के निदेशक उन्होंने साफ कहा है कि ये पूरी की पूरी जो बात कही जा रही है ये अफवाह है। इस पे उन्होंने खंडन किया है। एचएमपीवी वायरस को लेकर के कोई बात नहीं की, वो महिला डायबिटीज से ग्रस्त थी जिसको लेकर के उन्होंने पूरी बात सफाई अपनी दी है। इसलिए किसी भी तरह की किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दीजिए। आप सभी से आईबीसी अपील करता है, सब जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य महकमे के जो अधिकारी, जब तक वो किसी इस तरह की बात ना करे तब तक किसी भी इस तरीके की अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एचएमपीवी वायरस को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में डर बना हुआ था और जिस तरीके से मामला निकल करके सामने आया कल की एचएमपीवी वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल था, लेकिन आज बलरामपुर निदेशक की तरफ से इस बात का खंडन कर दिया गया और उन्होंने बताया कि ये महज एक अफवाह है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथ स्क्रीन पे जुड़ेंगे और आज की जो 12 बड़ी खबरें हैं हमारे सब आईबीसी के दर्शकों को बताएंगे। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ एक एक करके हमारे स्क्रीन पे जुड़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं आदर्श के पास। आदर्श हरदोई से है हमारे साथ। आदर्श, आपके साथ बीजेपी की जिला अध्यक्ष मौजूद है, आप बताइए। अखंड जी, आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी जिला महिला मोर्चा जिला आज मैम हम उनसे जानकारी करेंगे आज की जिलाध्यक्ष को लेकर, महिला उत्थान को लेकर वो क्या कहेंगे इसी को लेकर। मैम, आपका आईबीसी 24 चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है जी। नाइट फंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, समय संगठन में हमारे यहाँ चुनाव चल रहे हैं। जैसा कि अभी सरकार में 35% आरक्षण महिलाओं को देने की बात कही गई है, इसको धरातल पर उतारने का कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कर रही है और संगठन के माध्यम से भी धरातल पर उतारी जा रही है। और जो संगठन के चुनाव निरंतर हमारे हो रहे हैं, मंडल के चुनाव में भी महिलाओं की भूमिका रही है। कई स्थानों पर महिला मंडल अध्यक्ष बनाई गई हैं और जिला अध्यक्ष की भी बहुत ही, जो हमारे अवध क्षेत्र और पूरा उत्तर प्रदेश में, जो पूरे भारतवर्ष में जो हमारे जिलाध्यक्ष की संरचना है उसमें भी महिलाओं की सहभागिता अधिक से अधिक रहेगी, जिससे कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारी सरकार की मंशा है कि महिलाओं को अधिक से अधिक सहभागिता करते हुए उनके द्वारा जिले का और प्रदेश का और देश का नेतृत्व कराया जाए। इस बात को संगठन भी गंभीरता से लेते हुए जिलाध्यक्षों की भागीदारी महिलाओं की भी रहेगी। मैम, जिस तरीके से बीजेपी महिलाओं को लेकर के अलग तरीके से सशक्तिकरण, उनके उत्थान की बात करी और अभी परसों सीएम योगी ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि उत्तराखंड की भी महिला विधायकों ने शिरकत की थी। 56 जो सदस्य है, महिला सदस्य, वो यहाँ पर शिरकत की थी और उन्होंने तमाम अपनी बातें रखी थी महिला सशक्तिकरण को लेकर के। क्या इसको देखते हुए ये माना जाए कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 2027 में यूपी में चुनाव है, ऐसे में क्या महिलाओं को खासा तरजीह देने की तैयारी में है क्या भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, जो कहा गया 33% आरक्षण देने का, इसको भारतीय जनता पार्टी निरंतर क्रियाशील भी है और 2027 में अधिक से अधिक महिलाओं की विधायकी में भागीदारी रहेगी और ये भागीदारी निरंतर बढ़ती रहेगी, क्योंकि आने वाला समय हम सब महिलाओं का ही, मातृशक्ति का, जो आदि आबादी कहा जाता है, उस नेतृत्व को हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार धरातल पर उतारेगी और अधिक से अधिक महिलाओं को मौका भी मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से मंडल अध्यक्षों और निकल करके लिस्ट सूचियां आ रही हैं उसमें महिलाओं को भी तरजीह दी जा रही है। क्या माना जाए कि आने वाले समय में जो जिला अध्यक्ष हैं उसमें भी महिलाओं की भूमिका अहम देखने को मिलेगी?
बिल्कुल, बिल्कुल मिलेगी। जहाँ पे महिलाओं को मजबूती से देखा जाएगा, जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता होगी, उन महिलाओं को को जिलाध्यक्ष का निर्वहन करने के भी चांसेस अधिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, आईबीसी के साथ जुड़ी और आपकी तमाम जानकारी साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है आज की प्रतापगढ़ से? अकल देखिए, प्रतापगढ़ से खबर देखिए, 2 हफ्तों से लगातार मैं यही कहता चला आ रहा हूँ कि महाकुंभ को लेकर के जिस तरीके से प्रतापगढ़ प्रशासन और पुलिस को लेकर के सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ सुधार करने को तैयार हो रही है। जिस तरीके से परसों देर शाम एसडीएम का एक ऑन द कैमरा मिल चुका बयान कि महाकुंभ तो प्रयागराज में हो रहा है, प्रतापगढ़ से क्या लेना देना, तो उसके बाद से थोड़ा सा डीएम जागरूक हुए हैं। और डॉक्टर संजीव रंजन ने साफ तौर पर कहा है कि काम की क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। देखिए, मैंने 2 हफ्तों से लेकर पुलिस के खिलाफ में चला और पुलिस ने भी थोड़ा सा सुधार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रयास उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से प्रतापगढ़ शहर में 7 किलोमीटर की डोरियां बांधी गई, इसमें नो पार्किंग का जो झंडा लगा, इस तरीके से मैंने बार बार कहा, क्या आप किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? कल देर शाम मेरी यातायात प्रभारी से जयदल भारती से मुलाकात हुई, सीओ सिटी से मुलाकात हुई, गुरदेव सिंह से भी मुलाकात हुई जो एडिशनल एसपी है। उन्होंने ये कहा कि हाँ, थोड़ा सा गलतियां हुई है और इसमें और सुधार किया जा सकता था। भाई साहब, आप ये बताइए, क्या गलती का एहसास होने में समय नहीं लग महाकुंभ गया को क्या? लेकर ज्यादा के बहुत देर नहीं हो गई कि आपको जो गलतियों का एहसास आपको हुआ है, क्या बहुत देर नहीं हो गई? और वो भी मीडिया के जगाने के बाद, आईबीसी के जगाने के बाद आप जाके, बहुत देर हो चुकी है ना। 13 तारीख है, 10 तारीख हो चुकी है, 13 तारीख से शुरुआत है कुंभ की। बिल्कुल देखिए, असल 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 यही मैं कह रहा हूँ कि यही बात मैंने कहा था कि कुंभ की तैयारियां तो तकरीबन 1.5 साल से चल रही है और सरकार महाकुंभ को लेकर के काफी तेजी से काम कर रही है। मैं आपको बताऊं कि जब ये डोरियां लगी हुई थी, मैं 2 दिन से ये कह रहा हूँ कि 80 देशों की मीडिया कवरेज करने के लिए महाकुंभ आएगा, और महाकुंभ अगर आएगा तो जरूर वो अयोध्या जरूर जाएगा। और 2 जिले बहुत महत्वपूर्ण पड़ते हैं, एक प्रतापगढ़, एक सुल्तानपुर। मैंने कल भी कहा, मैं परसों देर रात जो है सुल्तानपुर गया था। सुल्तानपुर में जो व्यवस्थाएं है, सुल्तानपुर प्रशासन और पुलिस से सीख लेनी चाहिए, प्रतापगढ़ पुलिस को और प्रशासन को, लेकिन वो सीख न लेकर के जुगाड़ में चल रहे हैं, रस्सियां बांध रहे हैं, 7 किलोमीटर के दायरे में रस्सियां बांध रहे हैं कि आप जो है उठा। लेकिन सुल्तानपुर के प्रशासन ने एक अलग ही चेहरा पेश किया। कल मैं देर रात प्रयागराज में था, आपको बताऊं, प्रयागराज में मैं मैं अपनी बाई कार से था, कार को मैंने साइड में लगाया और उतरने के लिए मैं पानी लेने के लिए गया था। मेरे साथ मेरी फैमिली थी, फैमिली को मैं ऑलरेडी उतार चुका था। तो एक यातायात का सिपाही आया, उसने स्कैन किया, गाड़ी नंबर स्कैन किया, उसने मुझे कॉल किया कि अगर आप 1 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी के पास नहीं आएंगे तो आपकी गाड़ी टोचन कर दी जाएगी। देखिए, ये बात मैंने आपको परसों मंगलवार या बुधवार को मैं आपको बताया था, लेकिन ये चीज प्रयागराज में नहीं घटित हो रही है, लेकिन प्रतापगढ़ में घटित की जा रही है कि कोई सूचना नहीं, सीधे गाड़ी उठाओ और पुलिस लाइन लेके चले जाओ। लेकिन पुलिस तो प्रतापगढ़ की वैसे भी सुर्खियों में रहती है, अक्सर रहती है, कहीं उनकी पिटाई हो रही है, कहीं पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है। प्रतापगढ़ पुलिस जो 3 साल पहले अगर ये 6 महीने 7 महीने हटा दे, इससे पहले जो पुलिसिंग चल रही थी, तीन तकरीबन क्राइम के कंट्रोल हुआ था, अपराधी एक तरीके से प्रतापगढ़ को अपराधगढ़ कहा जाता था, वो अपराधी एक बिल के अंदर कह सकते हैं घुस गए थे। लेकिन जब से ये एसपी आए हैं डॉक्टर अनिल कुमार, साफ तौर पे ये पुलिसिंग वही पुराने ढर्रे में चल रहे हैं, जो लाम ओपन है वही कर रहे नहीं हैं। ज्ञानेंद्र, महाकुंभ को बिल्कुल लेकर बिल्कुल कोई सही बात आप कह रहे हैं ज्ञानेंद्र। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हजारों करोड़ रुपए सरकार प्रयागराज के लिए दे रही है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि प्रतापगढ़ को कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। बना पा रहे हैं, ना पार्किंग स्थल बना पा रहे हैं। इतने लाखों की तादाद में लोग जब पहुंचेंगे और आपके पास व्यवस्था नहीं होगी, तो आप कैसे वहां पर व्यवस्था को मैनेज कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए अकल, मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो जो प्रयागराज को कनेक्ट करती है भूतिया मुंह चौराहा जो शहर से होके जाता है, मैं आपको बता दूं कि वहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है, साफ तौर पे
नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है कि प्रयागराज से बाईपास होके जाएंगे, शहर के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। और जो सुल्तानपुर अयोध्या से होकर आ रहे हैं और गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच इधर से आ रहे हैं, वो शहर के अंदर से आएंगे। ये रूट मैप तैयार किया गया है, लेकिन रूट मैप तैयार करने से नहीं होता है, उसको धरातल में भी रखना पड़ता है। अभी तक आपका जो बाईपास है 11 किलोमीटर का, आप बाईपास नहीं तैयार कर पाए। दूसरे अमाउंट के पास से आप जो है गाड़ियां घुमा रहे हैं, वहाँ आपको जाम की स्थितियां बता दूं कि इतना जाम लग रहा है। एम्बुलेंस तक तकरीबन 4 से 5 एम्बुलेंस जो प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज से रेफर होते हैं एसआरएम के लिए, मैं आपको बता दूं कि वहां से वो मरीजों के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि मेडिकल वालों के लिए, मेडिकल के लिए वो एसआरएम के लिए जाते हैं, उनको काफी दिक्कत है। माफी चाहूंगा। किस तरीके से यातायात को लेकर के प्रतापगढ़ पुलिस अपने सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 13 और 14 जो सबसे महत्वपूर्ण डेट है, शाही स्नान का डेट है, उस दिन किस तरीके से प्रतापगढ़ पुलिस तैयार खड़ी है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। एक चीज इन्होंने कर दिया है प्रतापगढ़ पुलिस ने कि 8 किलोमीटर के रेंज में डोरी बांध दी है, डोरी तार के जंजाल में पड़ी है। पार्टी के झंडों की तरह नो पार्किंग 2x3 का जो है उन्होंने नो पार्किंग का रेड जोन एरिया घोषित कर दिया है। हाँ, एक और चीज किया है उन्होंने, सेक्टर में बांट दिया है पूरे एरिया को कि बड़ा सेक्टर ये है, जैसे गोड़े से स्टार्ट होता है सुल्तानपुर हाईवे से ही, वो सेक्टरों में बांट दिया गया है। हर गली चौराहों को सेक्टरों में बांट दिया गया, यहाँ यहाँ फोर्स तैनात होगी। आप फोर्स तैनात कर रहे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप, मैंने आपको कहा कि रामलीला ग्राउंड जो कि 5000 गाड़ियों की क्षमता रखता है, आप उसको पार्किंग बना सकते थे। और ये डाइवर्जन सुझावों पर अमल करना होता तो शायद हमारे आपके सुझाव से बेहतर सरकार, जो सीएम योगी और उनके जो बड़े अधिकारी जो टीम है, उनकी जो सुझाव थे, उनकी जो काम को पूरा करने की डेडलाइन थी, उस पर काम करता जिला प्रशासन। लेकिन जिस तरीके से सुझाव से उनको अलग किनारा करते हुए एक अव्यवस्था का माहौल, क्योंकि देखिए आप ये जानिएगा, जब उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना कि बाहर से जब लोग आते हैं और देखते हैं तो क्या पहले दिखाते थे, गरीबी दिखाते थे, तस्वीरें दिखाते थे। और अगर इस तरीके के जो नायाब तरीके निकाले जा रहे हैं पार्किंग को मैनेज करने के लिए, इतना पैसा जिला प्रशासन के लिए नहीं है क्या कि वो नो पार्किंग के बोर्ड्स लगा सके वहां पर? क्या फौरी तौर पे सारी व्यवस्था की जा रही है अतिक्रमण को लेकर के? आपके पास बोर्ड नो पार्किंग के लिए तमाम ऐसे माध्यम होते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसको छोड़ करके आप रस्सी और धागे के सहारे पूरे जिले की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखना चाहते हैं आप। एक बात मैं आपसे कह रहा था, लगातार मैं आपसे कह रहा था, वो बात अभी मेरे दिमाग में आ गई। कल मैं शहर में चौक घंटाघर में मौजूद था, तकरीबन 5 से 5:30 के आसपास की बात थी। एक विदेशी था, वो जा रहा था तो उसको एक बड़ी अजीब सी चीज लगी। मैंने आपको क्या कहा कि झंडिया और 80 देशों की मीडिया तकरीबन महाकुंभ को कवरेज करने के लिए आएंगे। इंडिया की सारी स्टेटों की मीडिया तो आई नहीं है कवरेज करने के लिए, लेकिन 80 देशों की मीडिया, एक फ्रीलांसर था, यूट्यूबर था, उसने बकायदा खड़े होकर के उस वीडियो को बनाया, प्रतापगढ़ को कवरेज किया। एक तरीके से कह सकते हम लोग देख रहे थे, और हम ही अकेले मीडिया कर्मी नहीं थे, वहाँ काफी मीडिया कर्मी मौजूद थे। और एक तरीके से प्रतापगढ़ हंसी को पात्र बन चुका था। वो पार्किंग की व्यवस्था देख के, लोग पार्किंग का जो झंडे लगे थे उससे उसका वो वीडियो बना रहा था। और आपने यूट्यूब चैनल में फिलहाल हम लोगों ने उससे बात तो नहीं की, लेकिन हम लोग देख रहे थे कि वो अपने कैमरे से बकायदा रिकॉर्ड कर रहा था, प्रतापगढ़ को पूरा वो कर रहा था। और एक गाड़ी के साथ ये गाड़ी जो हुआ तकरीबन 3 राउंड उसने मारा है। फिर उसके बाद 4 घंटे घर का उसने शॉट लिया है और नो पार्किंग जोन का फिर अपने कैमरे से बात करते करते गाड़ी में बैठा निकल गया। मैंने यहाँ से क्या कहा, वो ऐसा दृश्य लगा जैसे प्रतापगढ़ में रस्तियों पे नो पार्किंग का जो पार्टी का प्रचार होता है, कोई पार्टी प्रचार के लिए अब ज्ञानेंद्र देखिए, अब ऐसा है ना कि झंडा और बैनर लगा करके ही कार्यकर्ताओं की तरह काम करेगा जिला प्रशासन। अब ये तो दिखाएगा ही लोग। मैं तो चाहता हूं कि एक बार, जो हम तो टीवी के माध्यम से, आईबीसी के माध्यम बार बार उनकी जो कमियां है उसको उजागर कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि एक बार जो सूबे के जो बड़े अधिकारी है वो भी जिला प्रशासन की तस्वीरें देखें, और जो मानक और जो उन्होंने तरीका अपनाया है ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ये जो नया तरीका निकाला है प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने, इसको जरूर देखें और देखने के बाद जो उनके मन में आए उसको लेकर के जरूर कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से।
अवनीश, बड़ी खबर आ रही है कानपुर से कि एक जो कथित बीजेपी के नेता है, उन्होंने जो वहां की मौजूदा विधायक है नसीम सोलंकी, उन्हें धमकियां दी हैं और बल्कि अभद्र टिप्पणी भी की है। क्या है पूरा मामला, आईबीसी के दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, जो ऑडियो वॉर है ये लगातार चल रहा है। ये अभी जब यहाँ पर उपचुनाव हुए थे उसके बाद से ही इस ऑडियो वॉर की शुरुआत हो गई थी। जब नसीम सोलंकी जो यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं वो परमठ मंदिर में गई थी, वहां पर उसके बाद में मंदिर को धोया गया था, जिसके बाद एक ऑडियो ये धीरज चड्ढा का वायरल हुआ था। उसके बाद में लगभग 3 ऑडियो वायरल हो चुके हैं। जो पुलिस है उसने अब जो कार्रवाई की है, तहरीर के हिसाब से जो है 3 धाराएं लगाई गई हैं। जो नया जो एक कानून इसमें पारित किया गया है उसके हिसाब से 3 धाराओं पर मुकदमा दर्ज करते हुए धीरज चड्ढा को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि धीरज चड्ढा का जो कथित जो कहा जा रहा है, बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के यहाँ पर नेता बैठे हुए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि धीरज चड्ढा किसी भी तरीके के कोई सदस्य भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। तो अगर खुद को भारतीय जनता पार्टी का बता रहे हैं तो वो गलत है, वो साबित करें कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इसी के साथ साथ जो यहाँ पर विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी या जो यहाँ के जिला अध्यक्ष है मुनीम शुक्ला, उनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग 3 बार से ऑडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की थी? अगर पुलिस कार्रवाई अब नहीं करेगी, फिलहाल ये कार्रवाई करने से पहले का जो वक्तव्य है वो मैं बता रहा हूँ कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो वो अपने ढंग से इस चीज को देखेंगे। जो धीरज चड्ढा का ऑडियो वायरल हुआ था उसमें काफी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसमें साफ तौर पर जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनको भी इस ऑडियो में लाया गया था कि और उसके बाद में जो यहाँ पर नसीम सोलंकी है उनसे कुल मिलाकर के जो बातचीत हो रही थी, जो बहस हो रही थी, वो इसको लेकर के थी कि जो अलाव इस समय ठंड में अलाव जल रहा है वो अलाव सभी जगह पूरी विधानसभा में क्यों नहीं जल रहा है। जो परमठ मंदिर जहाँ से आशीर्वाद लेकर के आप विधायक बनी है वहां पर जा करके आपने आशीर्वाद लिया था, वहां के आसपास लोग जो है ठंड से ठिठुर रहे हैं, जो धीरज चड्ढा के द्वारा कहा जा रहा है। फिलहाल जो नसीम सोलंकी हैं उनका कहना है कि इस तरीके की कोई भी बात उनके सामने तक नहीं आई है कि कहीं पर अलाव नहीं जल रहा है। उनकी पूरी विधानसभा में अलाव जल रहा है और अगर किसी तरीके की कोई समस्या होती है तो उसको एक सलीके से कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से कार्य इन्होंने किया है वो काफी गलत है। पुलिस भी लगातार इस पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। अखंड सवाल ये भी अवनीश की एक व्यक्ति है वो अपने आप को बीजेपी का नेता बताता है और जो तमाम बीजेपी के जो वहाँ के विधायक हैं और जिलाध्यक्ष है वो इस बात से नकार रहे हैं कि वो हमारा नेता नहीं है। तो आखिरकार वो नेता नहीं है तो इतना बल कहाँ से आता है कि इस तरीके के जो लोग हैं वो एक विधायक को ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके साथ ही गाली गलौज करते हैं, क्योंकि जो ऑडियो है उसमें बड़ी कहते हैं बेअदबी के साथ बात की गई है। ऐसा भी है कहीं कहीं जो कानपुर की जो विधायक है उनकी तरफ से भी कुछ गलत बोला गया, लेकिन जो कहते हैं ना कि आप उल्टा सीधा बोलोगे तो आपको रिएक्शन में कुछ ना कुछ जरूर आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि इतना बल कहाँ से है? बिना आप किसी पार्टी के नेता हो नहीं, आप समाजवादी पार्टी के मुखिया को भी उल्टा सीधा बोल रहे हो, विधायक को भी उल्टा सीधा बोल रहे हो और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता है नहीं। तो आखिरकार है कौन? क्या लाइमलाइट में आने के लिए ये सब कर रहे हैं क्या ये? बिल्कुल हो सकता है कि लाइमलाइट में आने के लिए इस तरीके के कार्य बहुत सारे लोग करते हैं। कानपुर में बहुत सारे नेता हैं, यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष भी यहीं से हैं और लगभग कानपुर नगर और देहात की बात की जाए तो यहाँ पर कई मंत्री भी हैं। तो सभी को लाइमलाइट में आना है, जिसको लेकर के लगातार जो है इस तरीके के ऑडियो भी सामने आते हैं। और जिस तरीके से धीरज चड्ढा की बात की जाए तो धीरज चड्ढा लगातार इस विधानसभा में राजनीति में सक्रिय रहने का प्रयास करते नजर आए हैं। जो भी पार्टी के लोग हैं फिलहाल जो है समर्थन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका समर्थन जरूर रहता है, लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पर कह दिया गया है कि हमारे पार्टी से वो नहीं है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि धीरज चड्ढा क्या आगे चल के इतना कोई सबूत ऐसा देते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से हैं या भारतीय जनता पार्टी इस चीज को साबित कर पाती है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का जो भाषा का उपयोग किया गया है, इस भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था। आप किसी भी पार्टी के अगर सदस्य भी हैं या किसी बड़े पद पर भी हैं तो इस तरीके का कोई भी उपयोग करने का अधिकार आपको नहीं बनता है कि जिस तरीके से आपने एक महिला विधायक जो नवीन विधायक बनी है उनके खिलाफ इस तरीके से आपने जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। तो जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है वो कहीं ना कहीं जो है एक सबक जरूर होगा कि इस तरीके के जो मामले हैं वो ना हो। बिल्कुल अवनीश की ऐसा नहीं कि आप किसी पार्टी के अगर कार्यकर्ता या नेता है, कुछ भी है, कोई अच्छे लोकसभा के सदस्य भी है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जिस तरीके से दिल्ली में एक जो पार्टी के जिनको बीजेपी से टिकट मिला वो भी एक ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद विवाद खड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी या कोई भी नेता या कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, उसको किसी ने भी कोई अधिकार नहीं देखा है कि आप इस तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए भी करें, और खास तौर से महिलाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की?
देखिए, अगर सबसे बड़ी खबर तो मैं आपको बता दूँ, जिस खबर पे हमने 2 दिन पहले एक जो है हम लोगों ने लाइव दिखाया था हाईवे पे, वो बड़ी बात ये है कि कल रात को वो गड्ढा जो है बनने में तैयार हुआ और वो बनकर अब तैयार हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी आईबीसी की खबर का तो असर मैं अक्सर नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जो करते हैं वो हम दिखाने का मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग नहीं दिखाते हैं। वो काम सरकार का होता है और ये लेकिन ये एक बड़ी खबर है, चूँकि नेशनल हाईवे की बात रही और वो नेशनल हाईवे पे जो गड्ढा रहा लखनऊ और प्रयागराज पे रायबरेली सिविल लाइन गोल चौराहे की बात रही सारस होटल के पास, तो वो पूर्णतः कल रात को प्रशासन ने एनएचआई ने बनाकर तैयार किया। क्यों हम इसको दर्शा रहे हैं? क्यों? क्योंकि कुंभ को देखते हुए एनएचआई इसमें जागा है और जागने के बाद वो गड्ढा उन्होंने पूर्णतः बंद किया है। ये बड़ी खबर है। और दूसरा, जैसे लगातार अब किसी भी जिले की बात हो जो नजदीकी जिले हैं या कोई भी जिले हो उत्तर प्रदेश में, लगातार कुंभ को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। वैसे ही अब अखंड रायबरेली में भी चुरवा बॉर्डर पड़ता है। अगर बात करें तो लखनऊ टोल टैक्स बचरावा के आगे चुरवा बॉर्डर है। चुरवा बॉर्डर से लेकर ऊंचाहार बॉर्डर पड़ता है रायबरेली जिले का। ये 2 लास्ट बॉर्डर है, एक एंट्री बॉर्डर है, एक लास्ट बॉर्डर। ये दोनों बॉर्डर पे उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जगह बॉर्डरों पे जो पुलिस चौकियां हैं, नजदीकी जितने हाईवे हैं, हाईवे पे लगातार उन्होंने जो है मॉनिटरिंग कर रखी है कुंभ को देखते हुए। और अब ऐसे एक बंकर बनाने की तैयारी की जा रही है। वो बनाने के बन भी गए हैं लगभग, कहीं बन भी रहे हैं। हमारे पास कुछ तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये तस्वीरें देखें। और इस तरीके के बंकर उत्तर प्रदेश सरकार लगभग जितने भी जो नेशनल हाईवे है, जो प्रयागराज से मुख्य सड़क जोड़ती हैं, वो बंकर बनाए जा रहे हैं। वहां पे हम जो तस्वीरें हमारे सामने आई, हम चाहेंगे एक बार प्ले हो जाए हमारे असाइनमेंट के पास अगर है तो। और उन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आर्म फोर्सेस के लिए तैनात की गई हैं। यहाँ पे आर्म फोर्सेस तैनात होगी 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। जो कुछ ऐसी अगर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश शासन अलर्ट है। हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, जैसे बीच में भी कुछ ऐसी गतिविधियां एक थ्रेट आया था उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के, कुंभ को लेकर के, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन पूर्णतः जो है एकदम से अलर्ट है। और हर जगह के रायबरेली में अगर बात करें तो 24 ऐसे बंकर बनाए जा रहे हैं। इन बंकरों पे आर्म फोर्सेस के साथ जो पुलिस रायबरेली है वो भी तैनात रहेगी और आर्म फोर्सेस भी यहाँ पे तैनात रहेगी। एडिशनल एसपी संजीव सिन्हा से जब आईबीसी की टीम बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे पूर्णतः जो है आर्म फोर्सेस तैनात होगी और इस पे जो है निगरानी रखी जाएगी। जो आने वाले श्रद्धालु या जाने वाले श्रद्धालु, उनको किसी तरीके को कोई उनके साथ अनहोनी ना हो पाए, किसी तरीके की कोई ऐसी दुर्घटना ना हो पाए। तो ये हाईवे पर किसी तरीके का कोई जाम या कोई भी अन्य अधिकृत ऐसी कोई भी चीजें ना हो जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी आने वाले समय में हो। जी, हम चाहेंगे कि तस्वीरें प्लीज अगर हमारे पास है। जी अखंड, बिल्कुल ऐसे इंद्रवीर, ये 24 बंकर बनाए गए हैं। बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर के थ्रेट, कई आतंकी संगठन जिसमें से खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने तो यहाँ तक कहा है कि महाकुंभ में हम अपने जो 3 आतंकवादी उनके पीलीभीत में मारे गए थे उनका बदला लेंगे। तो इसको लेकर के जो यूपी पुलिस है और आईबी है, खुफिया एजेंसी एलआईयू, सभी अलर्ट मोड पर है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग और बड़े अधिकारी हैं, वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। आर्म फोर्सेज के साथ साथ सादी वर्दी में भी जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं और हर गतिविधि पे नजर रख रहे हैं। हर किसी भी संदिग्ध, अगर कोई भी संदिग्ध उनको लगता है तो उनको रोक करके पूछताछ की जा रही है। जगह जगह पिकेट्स बनाए गए हैं, एंट्री पॉइंट्स पे सघन चेकिंग की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बताइए इंद्रवीर, कुछ कह रहे हैं आप, बताइए। अखंड, अब अगर बात करें तो आज डेट है लगभग 10 जनवरी और 3 दिन महज रह गया है कुंभ को स्टार्ट हुए। और इस महाकुंभ का महाशंखनाद 13 जनवरी को होना है। और 13 जनवरी के बाद पहला शाही स्नान मकर संक्रांति को पड़ता है और मकर संक्रांति 14 जनवरी मानी जाती है, जो अक्सर डेट है 14 जनवरी। ये पहला शाही स्नान जो कि जो 13 अखाड़े हैं उनके साधु संत उसमें जो है पहला स्नान करेंगे शाही स्नान में। और इनको लेकर के बड़े पैमाने पर तैयारी की उत्तर प्रदेश सरकार ने। और जैसा कि योगी आदित्यनाथ भी कल रहे, हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो भी उत्तर प्रदेश वहां पे जो है मौजूद रहे और इन्होंने
पूरे तरीके से मॉनिटरिंग और खासकर अगर आसपास के जिले अगर बात करें तो जिसमें रायबरेली जिला हम इस बार क्यों हाईलाइट करते हैं हर बार, क्योंकि रायबरेली जिला एक वीवीआईपी जिला जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी सांसद है और हर तरीके से ये बीच से आने वाले में पड़ता है, इसलिए ये इस पे ज्यादा मॉनिटरिंग की जा रही है और इसको अब सघन चेकिंग अभियान, जैसा भी आपने कहा, सघन चेकिंग अभियान भी जारी हो गया है। और डॉक्टर यशबीर सिंह एसपी और जो रायबरेली जिले के आला अधिकारी और भी है, डीएम है या एडीएम प्रशासन है, वो पूरी तरीके से अब 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक ज्यादातर जो है मॉनिटरिंग पे रहेंगे 24/7 आवर। जी अखंड। नहीं, इंद्रवीर, एक सवाल ये भी है कि आपने एक अच्छी लाइन भी जोड़ी है कि नेता प्रतिपक्ष इन रायबरेली से, तो क्या कोई ऐसी जानकारी मिल रही है या आ रही है कि क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी महाकुंभ में जा सकते हैं और आस्था की डुबकी लगा सकते हैं? क्या ऐसी कोई जानकारी वहां पर रायबरेली में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रायबरेली में ऐसी तमाम चर्चाएं होती होंगी, वहां के जो नेता होंगे इसको लेकर के बातें करते हो, क्या ऐसी बातें निकल के सामने आ रही कि नेता प्रतिपक्ष आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, अगर अभी फिलहाल तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसे कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कांग्रेस की तरफ से कि राहुल गांधी आएंगे और कुंभ जाएंगे या नहीं। अब लेकिन रायबरेली सांसद होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये 2 महीने का टाइम है, इन 2 महीनों में शायद उनको आना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है और शायद वो जाएंगे भी। अब ये हाँ या ना में ये कंफर्मेशन और ये चीजें उनका अपना शेड्यूल, चूंकि जिस तरीके से दिल्ली में अभी चुनाव भी होने हैं और उन चुनाव को लेकर के हर एक पार्टियां सशक्त हैं, क्योंकि अभी वहां पे कांग्रेस और आप पार्टी अलग हो गई है, अभी सपा और आप पार्टी का समर्थन है, तो इस तरीके से कई चीजें हैं। दिल्ली के जो चुनाव है उन पे जो है जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, तो अब ये खैर राजनेताओं का अपना बड़ा मामला होगा। हम जहां तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, जो हमारे सूत्रों की तरफ से इंफॉर्मेशन है, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। जी अखंड। बिल्कुल ऐसी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि शायद रायबरेली के बगल में प्रयागराज है और आस्था की डुबकी, क्योंकि ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये महाकुंभ है और इसमें करोड़ों की तादाद में लोग पहुंचेंगे और ये पूरे भारत का एक आस्था का विषय है। और शायद नेता प्रतिपक्ष इस बात को समझेंगे और शायद हो सकता हो महाकुंभ जा सके और आस्था की डुबकी लगा सके। एक और सवाल है इंद्रवीर आपसे, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, और थोड़ा सा एक हम लखनऊ में कार्रवाई की गई है ट्रैफिक विभाग की तरफ से। बार बार ट्रैफिक रूल का वॉल्यूशन करने वाले ऐसे 315 वाहनों के रजिस्ट्रेशन को 3 माह के लिए रद्द कर दिया गया है, जो बार बार ट्रैफिक रूल का वॉल्यूशन कर रहे थे, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन वहां पर भी रायबरेली में ट्रैफिक विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो वहां पर उन्होंने ऐसे बार बार ट्रैफिक रूल को तोड़ने वालों के खिलाफ की है? देखिए, अगर अभी ऐसी कोई घटना नहीं है, लेकिन जैसे अगर लखनऊ में ये हुआ है तो ये मुझे लगता है कि समूचे प्रदेश में होना चाहिए, बिकॉज हम हो या आप हो, किसी को भी कोई भी सरकारी कायदे कानून प्लस अगर बात करें खासकर जहां पे रोड में एक्सीडेंट को देखते हुए ऐसी कई घटनाएं आती हैं सामने जो शर्मिंदा करती है अपने जिले को, अपने प्रदेश को, तो मुझे लगता है शायद इस पे एक्शन हो रहा और ये जो हुआ है वो सही हुआ है। हमारे एज अ जर्नलिज्म की तरीके से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इस पे कदम सरकार ने उठाया, इस पे अगर विभाग ने, यातायात विभाग ने ये कदम उठाया तो इस पे कहीं से जो है निंदनीय नहीं कह सकते, इसको हम सराहनीय कहेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और रायबरेली में अभी फिलहाल इस पे ऐसे कोई खबर नहीं है, आगे इस पे हम बात करेंगे, यातायात क्षेत्राधिकारी जो है, यातायात जो प्रभारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे और आईबीसी के दर्शकों को आगे भी इसकी खबर दिखाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर, ऐसे ही खबर करते रहिए और जो जनता के मुद्दे हैं ऐसे ही आप उठाते रहिए, क्योंकि अगर अगर प्रशासन सोएगा, विभाग सोएगा, तो इंद्रवीर और आप जैसे जो हमारे सभी सहयोगी हैं वो जाग करके वो तमाम जो खबरें हैं जनता से जुड़ी हुई वो दिखाएंगे कि जनता के हित के काम जो जनता के हित के कार्य हैं वो हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और आप जैसे सहयोगी के लिए हम सभी आईबीसी को भी गर्व है, क्योंकि आप है और जनता के जो हित की खबरें वो उठाते हैं और जिससे जनता का भला हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। एसपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर से, कौन सी बड़ी खबर है सुल्तानपुर से एसपी सिंह? आज एक खबर ये थी कि कोहरे के चलते जो है एक रोडवेज बस जो अनबंधित बस थी वो बस के होने से जो है काफी ज्यादा आने की मात्रा में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और उसका कंडक्टर मौके पे ही ट्रक के टायर के नीचे के एसपी सिंह से नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तब तक वो अगर फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ एसपी सिंह। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप बार बार ट्रैफिक रूल वॉयलेट करते हो, बार बार अगर आप ट्रैफिक रूल वॉयलेट करते हो तो आपके खिलाफ भी ट्रैफिक विभाग
बड़ी कार्रवाई कर सकता है और आपके रजिस्ट्रेशन कुछ माह के लिए रद्द कर सकता है, और अगर आप उसके बाद भी नहीं सुधरोगे तो आपके जो वाहन का रजिस्ट्रेशन है उसको बाढ़ कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है। इसलिए जो लोग भी हैं, अगर लखनऊ के हो क्या पूरे समूचे उत्तर प्रदेश के हो, आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि ट्रैफिक को लेकर के जो विभाग है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। और अगर ऐसे जो भी लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम ट्रैफिक रूल को वॉयलेट करके बार बार ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करेंगे, ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर जाएंगे, या फिर हम बिना सीट बेल्ट के ही गाड़ी चलाएंगे या ओवर स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो ट्रैफिक विभाग है वो एक्टिव है और आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में आपको सजग होकर के और ट्रैफिक रूल का पालन करना होगा, और ऐसी किसी भी स्थिति में भी आप ट्रैफिक रूल को वॉयलेट ना करें जिससे आप आगे चल करके परेशानी में फंस सके। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने संविधान को लेकर के जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रही है, और कल से वो जागरूकता अभियान चलाएंगे। ना सिर्फ युवा मोर्चा के उसमें पदाधिकारी शामिल होंगे, बल्कि स्कूल कॉलेजेस में जाकर के लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और पूरे विपक्ष ने संविधान बदलने की जो बात की थी, जिसकी वजह से बीजेपी को खासा नुकसान देखने को मिला था, और हाल फिलहाल में जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह है, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनके बयान के बाद भी कई तरीके के बवाल देखने को मिले थे, जिसके बाद अब बीजेपी संविधान को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएगी और स्कूल कॉलेजेस से लेकर के तमाम जगह जाएगी, जहां दलित बस्तियों में जाएगी और उससे जुड़ी जो जानकारी है वहां के लोगों को बताएगी। और तमाम जो बातें और जो दुर्भावना की बातें की जाती है या विद्वेष की बात की जाती है या ये बताने की कोशिश की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान के खिलाफ है, इसको भी लेकर के लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। हमारे साथ एसपी सिंह जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर से। बताइए एसपी सिंह जी। हाँ, तो आप इसे रहे थे कि दुर्घटना में दो बस चालक भी खत्म हो गए हैं, दो लोगों को लखनऊ और दो लोगों की स्थिति अभी भी नाजुक बताई जा रही है। अगर स्थिति अगर ऐसी रही तो उनको भी लखनऊ जो है भेजा जाएगा यात्रियों को। और ये कोहरे की वजह से जो है हादसा हुआ है कादीपुर तहसील के अंतर्गत कादीपुर तहसील, और ट्रक और बस की दोनों की भिड़ंत हुई है। पार रही थी बस जो है, उसी समय सामने से ट्रक आने से उसी ट्रक में जो है एक्सीडेंट हुआ और आगे का हिस्सा पूरा ट्रक का बस का पूरा खत्म हो गया। मौके पर ही परिचालक खत्म हो गया वहां पे, और जैसे ही उनको लाया गया जिला अस्पताल झालर को, उसी समय 10 मिनट रहे जैसे उपचार उसका हो रहा था, उसी समय वो भी चार्ज भी खत्म हो गया और दो लोगों की स्थिति अभी भी नाजुक बताई जा रही है। शासन प्रशासन ने रिपोर्ट पूरी व्यवस्था की है। समस्या अमेठी के जो एक्सीडेंट हो रहा है, चाहे वो 6 लाइन हो, चाहे 4 लाइन हो, चाहे हाईवे हो, एक्सीडेंट की समस्याएं अखंड सुल्तानपुर अमेठी दोनों जनपदों के लिए काफी मात्रा में है, चाहे वो रायबरेली रोड हो और चाहे ये सुल्तानपुर लखनऊ रोड हो और चाहे बिल्कुल एसपी सिंह, 6 लाइन हो। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है कि जीरो विजिबिलिटी है। कोहरे की वजह से तमाम जो गाड़ियां हैं आपस में टकरा जा रही है और विजिबिलिटी शून्य है। ऐसे में आप सभी से अपील है कि आप इस कोहरे को ध्यान में रखते हुए गाड़ी को रफ्तार को कम करें, और अगर हो सके तो आप इस कोहरे में ना ही गाड़ी से कहीं आप जाएं, अन्यथा आपकी भी कोई दुर्घटना का शिकार हो सकती है गाड़ी, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है, जीरो का करीब विजिबिलिटी है। और घने कोहरे की वजह से घने कोहरे की चादर में लिपटी हुई है राजधानी से लेकर के प्रदेश के तमाम इलाके। ऐसे में आप सभी को सतर्क रहना चाहिए और अगर हो सके बचना चाहिए रात में भ्रमण करने से, क्योंकि अगर कहीं पे जा रहे हैं तो कोहरे का आपको सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में दुर्घटना का शिकार वाहन जरूर हो सकते हैं। दूसरी खबर सुल्तानपुर की, ये दूसरी खबर ये है, सुल्तानपुर के अंतर्गत आता है जो है हसनपुर ग्राम सभा। उस ग्राम सभा में सचिव और प्रधान की नियमितताएं जो है काफी मात्रा में देखने को मिली हैं, और जो ग्राम सचिवालय बनाया गया है वो कभी खुलता भी नहीं है, और जो सुलभ शौचालय बनाए गए हैं उसका भी ताला नहीं खुलता। केवल शासन के बजट का केवल यूज किया जाता है, जो ग्राम सभाओं में यूज नहीं किया जाता है। और मौके पर प्रधान कहते हैं कि चाहे ट्वीट करिए चाहे खबर चलाइए, इससे कोई हमको असर पड़ने वाला नहीं है। इतनी स्थिति जो है सुल्तानपुर के लिए, देखिए अभी पिछले दिनों में ही हमने बताया था कादीपुर तहसील के प्रधान, इनकी बोल ही दूसरी हो गई है कि ये कुछ समझते ही नहीं है कि अनियमितता अगर कर भी रहे हैं तो शासन प्रशासन अधिकारियों के उनके ऊपर हाथ है कि
उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो सुलभ काफी शौचालय बनाया मात्रा किस में लिए गया नियंत्रण है? नहीं खोलना है तो बनाया किस लिए गया भाई? नहीं बनवाते। सरकार का फंड क्या कबाड़ गया है, उसको बिल्डिंग को पूरी तरीके से जर्जर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया या करप्शन के लिए इस्तेमाल किया गया? खोलने की वजह क्या है? ना खोलने की वजह क्या है? हम नहीं खोलेंगे, हमारा मन है क्या? आपकी संपत्ति है कि आप खोलोगे उसको बंद करोगे? कौन हो आप? प्रधान हो, क्या हो आप? वो जो जनता के लिए चीजें बनाई गई हैं वो जनता के इस्तेमाल के लिए कि आपके पर्सनल यूज के लिए, कि आपके मन मुताबिक चलेंगी, कि आप मन करेगा खोलेंगे, मन करेगा बंद कर देंगे? खबर चलाने से मतलब नहीं है। क्या प्रधान गुंडागर्दी कर रहे हैं वहां पर? जी जी। अब प्रधान के लेकिन ऐस- अनियमितताएं है, प्रधान का सा है तभी तो ये ऐसा हो रहा है। वो अब उनकी देखिए अनियमितता इतनी हो रही है कि इस तरह से उनकी बोल ऐसी हो रही है कि उनकी बोल से ऐसा लगता है कि प्रधान नहीं, वो राष्ट्रपति के पद पे बैठे हुए हैं। अधिकारियों की नहीं तो शय है, वीडियो की गलत वजह। फहमी है, और जो भी अधिकारी ऐसे प्रधानों को शय देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके मन मुताबिक नहीं चलेगा कि आपका मन करेगा तो आप सारे सुलभ शौचालय खोलोगे, आपका मन करेगा। प्राइवेट संपत्ति है तुम्हारी, किसकी संपत्ति है कि तुम नहीं बंद करोगे? किस अधिकार क्षेत्र में आकर के उस संपत्ति को बंद किया हुआ है आपने? और अधिकारियों से आपने जानने का प्रयास किया, उनका वर्जन लेने की कोशिश की आपने एसपी सिंह, क्यों ऐसा कर रहे हो? अधिकारी बोले कि खबर मीडिया पे चल रही है, इस पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके पहले क्या अधिकारियों की जो है नहीं लगता कि हम जांच करवाएं, या वीडियो को नहीं लगता, या प्रशासन अरे को नहीं लगता नहीं कि लगता है ऐसे प्रधान की, अगर ऐसे प्रधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हर प्रधान अपने जो क्षेत्र में बनाई हुई चीजें उसको निजी संपत्ति समझ लेगा। ताला लगाने के लिए थोड़ी ना संपत्ति बनी है। अगर सचिव साहब ही गायब रहेंगे, सचिव क्या करते हैं भाई वहां पे? ऐसे अधिकारियों के तो खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए एसपी सिंह। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका एसपी सिंह। हमारे साथ जुम्मन कुरैशी जुड़ चुके हैं कासगंज से। कौन सी बड़ी खबर है जुम्मन कासगंज से? जी, अगर मैं बता दूं कासगंज जनपद से सबसे बड़ी खबर ये है कि कासगंज जनपद के कोतवाली सोनो क्षेत्र के गांव मानपुर नगरिया में अचानक से एक छप्पर में आग लग गई। वहीं झोपड़ी में जो दो बच्चियां सगी बहनें थी, दो बच्चियां, एक 5 साल की और 1 साल की, दोनों की जो है आग में जलने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और जब इसकी सूचना जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को लगी तो मौके पर कासगंज एसपी अंकिता शर्मा, एडीएम राकेश पटेल, एएसपी सहित तमाम जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस ने दोनों बच्चियों के सबका पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से जो है बताया जा रहा है कि जो उनको आर्थिक सहायता होगी वो उनको दी जाएगी। आग के कारण का पता चल सका है? कोई आपसी रंजिश की बात तो सामने नहीं आ रही है? जी, अभी तक तो ये बात निकल कर आ रही है कि अज्ञात कारणों से आग लगी है, लेकिन अभी इस मामले में जो है पुलिस जांच कर रही है पूरी तरीके से कि आग का कारण क्या रहा है। लेकिन यही मानना है ज्यादातर लोगों का, ये आग जो है अज्ञात कारणों से लगी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जुम्मन। आपको बता दें कि जिस तरीके से लखनऊ में 5 हत्याओं से सनसनी फैल गई थी, उसी तरीके से मेरठ में भी 5 हत्याओं से सनसनी फैल गई है। और 5 लोगों के शव एक कमरे में मिलने से कहीं ना कहीं जो हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों की तहरीर पर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। 2 नामजद है और जांच पड़ताल में जुट गई है कि आखिर उन लोगों की हत्या क्यों की गई। क्योंकि आपको बता दें 5 लोगों के शव मिले थे, जिसमें 3 बच्चियों और पति और पत्नी के शव मिले थे। बच्चियों के शव बेड के अंदर रखे गए थे, कपड़ों से छिपा करके रखे गए थे। ऐसे में पूरे जिले में हड़कंप मच गया था, क्योंकि 5 हत्याओं से कहीं ना कहीं सनसनी फैल गई थी। अब पुलिस ने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है और हिरासत में लेकर के उनसे तमाम जो सवाल है उसका सामना कर रही है। और जल्द पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपियों तक पहुंच पाएगी और इस पूरी घटना का इस पूरी घटना के पीछे जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनको हिरासत में लेकर के उनको जेल भेजने का काम करेगी। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।